हेलो स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान की पिछली ऑनलाइन क्लासेस में हमने संसाधन एवं विकास जो कि भूगोल का एक चैप्टर है के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की थी। आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे करेंगे ताकि अपने बोर्ड एग्जाम्स में और बेनिफिट मिल जाए। तो आज के जो हमारे कुछ प्रश्न हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पर आप पहले भी पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक जैव और दूसरा अजैव। निम्न में से कौन सा अजैव संसाधन है? अब जैव और अजैव की अगर परिभाषा आपने देखी होगी, जैव का मतलब ही जीवन है और अजैव का मतलब ही निर्जीव है। तो यहाँ पर आप चेक करें, पशु, पौधे, मछलियाँ, ये सभी जैव संसाधन हैं। तो अजैव संसाधन आपके पास रहेगा चट्टानें। नवीकरण योग्य संसाधन, अब नवीकरण योग्य पवन ऊर्जा नवीकरण है, वनों का आप नवीकरण कर सकते हैं, जल का आप नवीकरण कर सकते हैं। तो ये सभी आपके नवीकरण योग्य संसाधन होंगे। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? ये हुआ था आपके 1992 में। भूमि एक संसाधन है। अब भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक, मानव निर्मित हो नहीं सकता, सौर ऊर्जा हो नहीं सकती, इनमें से कोई नहीं। तो एक और ऑप्शन आपके पास है प्राकृतिक। तो जो भूमि है आपका वो एक प्राकृतिक संसाधन हुआ। जलोढ़ मृदा निम्न में से किस फसल के लिए उपयुक्त है? जलोढ़ मृदा गन्ने के लिए भी उपयुक्त है, चावल के लिए भी उपयुक्त है और गेहूँ के लिए भी। तो ये सभी आपके आंसर हो जाएंगे। तो आपको तीनों नाम लिखने हैं। लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो लाल पीली मृदा दक्कन के पठारी भागों में पाई जाती है। निम्न में से किस राज्य की लाल लैटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए उपयुक्त है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तीनों ही आपके सही आंसर होंगे। चादर अपर्दन के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो चादर अपर्दन के लिए जल। चादर अपर्दन का मतलब होता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, यानी जो सबसे उपजाऊ परत है, पानी उसको जब बहा कर ले जाता है अपने साथ, वो चादर अपर्दन कहलाता है। रिक्त स्थानों में पर्यावरण में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ या तत्व जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो, संसाधन कहलाते हैं। जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। स्मॉल इन इज ब्यूटीफुल सुमिसर द्वारा एक लिखित पुस्तक का नाम है। फसलों के बीच वृक्षों की कतारें लगाना रक्षक मेखला कहलाता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके यहाँ पर कंटिन्यू दिए हुए हैं। संसाधनों को तत्वों या पदार्थों में निर्मित सहायक कारकों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? वो आप कहेंगे दो, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय। नवीकरण योग्य संसाधन, ये एक नंबर की परिभाषा एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो नवीकरण योग्य या असमाप्य संसाधन, क्योंकि जो नवीकरण होंगे वो समाप्त नहीं होंगे, तो समाप्त नहीं होंगे तो असमाप्य में आ जाएंगे। ऐसे संसाधन जिनको पुनः उपयोग में लाया जा सके नवीकरण योग्य या असमाप्य संसाधन कहलाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन के कोई चार अनवीकरण जिनका हम वापस पुनः नवीकरण नहीं कर सकते, जीवाश्म ईंधन उसी में ही आते हैं। तो यहाँ पर आपको कोयला, खनिज तेल, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस सभी इसी में आएंगे। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को चार भाग है। पहला संभावी, विकसित, संचित और भंडार। तो इन पर हम पहले भी विस्तार से बात कर चुके हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए। अब सबसे मोस्ट क्वेश्चन आपका, सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को हानि न पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना भी न करें। यानी आज हमारे पास जो भी संसाधन है, हम उनका इस तरह से उपयोग करें कि भावी पीढ़ी के लिए तो काम
हम आज की पीढ़ी के लिए तो काम आ ही रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह सुरक्षित बचाया जा सके। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सामाजिक विकास की समस्याओं के हल को ढूंढना। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो भी प्रश्न हैं आप उन्हें प्रॉपर याद करेंगे और नोटबुक में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।